जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सीडीएस एक बहुत अच्छा मौका है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरी एक बात याद रखिएगा, इस एग्जामिनेशन के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा एक सजेशन आपसे रहेगा कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, कोई भी चीज हो, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा उसके एमसीक्यूज लगाइएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको आगे फायदा देने वाली है। चलिए आज हम हमारे लेक्चर की बात करते हैं। पॉलिटी के अंदर आज हम तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं और तीसरे लेक्चर के अंदर हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर देखा गया है कि प्रियम्बल से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए। जी हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है, प्रियम्बल में कौन से अमेंडमेंट से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो कौन से शब्द थे। बट इससे पहले अगर आप 2006 से पहले के क्वेश्चंस को देखेंगे तो प्रियम्बल के क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली भी पूछा गया। इनडायरेक्टली कैसे पूछा गया? प्रियम्बल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं हमारे, उन कीवर्ड्स को समझना जरूरी हो जाता है और समझने के बाद उन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी पूछा गया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज इससे एक नए क्वेश्चन आने की संभावना बनी है आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर। अब आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। प्रियम्बल के बाद हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज आज के समय पर हमारी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडर्न फॉर्म है। ऐसा क्यों है, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद हम प्रियम्बल के कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे कि प्रियम्बल के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं और उनका मतलब क्या है। जैसे सेक्युलरिज्म की बात कर ली जाए, सोवरिन का मतलब बात कर ली जाए, इंटीग्रिटी की बात की जाए, फैटर्निटी की बात की जाए, तो इनका मतलब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी समझेंगे प्रियम्बल को लेकर, क्योंकि प्रियम्बल को लेकर हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है भी या नहीं है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उनको भी जानेंगे। और लास्ट में हम तकरीबन 20 क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं और कुछ क्वेश्चंस नए हैं। तो आप और हम मिलकर इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि ये जो टॉपिक है आपका प्रियम्बल, ये पूरी तरीके से आपको समझ में भी आ जाए और प्रियम्बल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, किसी भी टॉपिक को करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक बार आपने उसको पढ़ लिया। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने उस टॉपिक को समझा भी है और उसके बाद किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक है हमारा प्रियम्बल। ये हमारे भारत की प्रियम्बल है। आपने कभी ना कभी इस पिक्चर को देखा होगा, कभी ना कभी इस प्रियम्बल को देखा होगा। आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपने इसे देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने प्रियम्बल को देखा होगा। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना। आप अगर इसे डिटेल में देखेंगे तो प्रियम्बल की शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। जब आप इसी तरीके से इस पूरी प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हमारा संविधान किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर टिका हुआ है, किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर टिका हुआ है, हमारे संविधान का बेस क्या है, संविधान किन किन वैल्यूज के ऊपर टिका है, वो कौन सी आइडियाज है, संविधान के पीछे की फिलॉसफी क्या है, भारत को एक कैसे देश के रूप में हमारा संविधान देखना चाहता है, संविधान के द्वारा हम हमारे देश को किस रूप में निर्माण करना चाहते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको प्रियम्बल से पता लग जाएगी और प्रियम्बल यही है प्रस्तावना जो डायरेक्टली ये बताती है कि संविधान किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, किन किन आइडियाज के ऊपर बेस्ड है, वो कौन कौन सी फिलोसॉफीज हैं जिनके ऊपर संविधान बेस्ड है। जैसे कुछ शब्द हम यहां पर देखेंगे, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये क्या है? ये कोर वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे संविधान में इन सारी कोर वैल्यूज के ऊपर ही सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। अगर फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं तो उसमें सेक्युलरिज्म का ध्यान रखा गया है, सोवरिन का ध्यान रखा गया है, सोशलिज्म का ध्यान रखा गया है। दैट्स व्हाई जब आप इस पूरी प्रियम्बल को पढ़ते हैं, इस पूरी प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा संविधान किन किन चीजों के ऊपर लिटरली बेस्ड है,
मतलब आपको पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्रियम्बल को पढ़कर ही अंदाजा लगा देंगे कि संविधान किन किन चीजों के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपने कई बार अगर किसी नॉवेल को पढ़ा है, किसी किताब को पढ़ा है, तो आप किताब को जब देखते हैं तो किताब का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, आप उस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को पढ़ के ही पता लगा सकते हैं कि किताब किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ये जो नॉवेल है, जो बुक है, ये हॉरर है या रोमांटिक है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये उस इंट्रोडक्शन से पता लग जाता है। वैसे ही हमारा संविधान किन किन वैल्यूज पे है, किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर है, उसका बेस क्या है, ये आप प्रस्तावना को देखकर ही पता लगा सकते हैं। और प्रस्तावना के अंदर जो वर्ड्स दे के रखे हैं, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, ये हमारी प्रस्तावना के प्रियम्बल के कीवर्ड्स है। दैट्स व्हाई देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे पहली बात, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये लिखा गया है कि प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और बेसिकली होप्स एंड एस्पिरेशंस को बताता है लोगों की कि लोग क्या चाहते हैं हमारे देश से, हमारा देश किस तरीके का होना चाहिए। ये चीज हमारी प्रियम्बल ही हमें बता देती है। प्रियम्बल के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें एक और चीज है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कि संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है, तो आपको आंसर पता है संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है, हमारे देश की प्रस्तावना है। इसके अलावा प्रियम्बल पूरे संविधान को हाईलाइट कर देता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आप सिर्फ प्रियम्बल को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान के अंदर है क्या। बेसिकली संविधान किस चीज की बात करता है, वो देश का निर्माण किस स्वरूप के अंदर करना चाहता है, ये हमारी प्रियम्बल से पता लग जाता है। इसके बाद ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, नोट कर लीजिए। जब भी मैं कुछ बोलता हूं कि क्वेश्चन पूछा गया उसे नोट कर लीजिएगा। जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसके पीडीएफ तो आपको ऐप के अंदर मिल ही जाएंगे। आप ऐप फिजिक्स वाला ऐप के अंदर जाके आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर विक्रांत बैच के अंदर आपको इसके लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर। बट स्टिल आप एक कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी के साथ आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते जाइए, बिकॉज लेक्चर के बीच में मैं कई बार कुछ ऐसी चीजें बोल देता हूं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकती है, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना गया है। तो इंडियन भारतीय संविधान की जो फिलोसॉफी है वो किस चीज से झलकती है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कौन से ऐसे कुछ शब्द है जिससे भारतीय संविधान की फिलोसॉफी झलकती है, तो वो डॉक्यूमेंट है, वो है हमारे देश की प्रस्तावना। अभी जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमारे देश में हमने जो संविधान बनाया है उसमें कई बोरोइंग फीचर्स भी हैं। बोरोइंग फीचर्स का क्या मतलब होता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ऐसी कुछ चीजें जो हमने दुनिया के दूसरे कंट्री के संविधान से अडॉप्ट कर लिए। तो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे संविधान की एक प्रियम्बल होनी चाहिए जो कि हमारे संविधान को डिप्लिक्ट करती है, ये जो कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट मींस यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। और ये बहुत ही अजीब बात है कि अमेरिका वो पहला देश था जो कि प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करने वाला था। या अमेरिका ही एक ऐसा देश था शुरुआती तौर पर जिसने प्रियम्बल को अपने संविधान में जोड़ा था। उसके बाद हमने अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे फीचर हमने बोरो किया और हमारे संविधान में भी हमने एक प्रियम्बल जोड़ा। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये प्रियम्बल है, भारत का नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रियम्बल है। जैसे भारत का संविधान है वैसे अमेरिका का भी एक संविधान है, और भारत के संविधान में जैसे प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वैसे ही अमेरिका के संविधान में भी प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है। और हमने प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से बोरो किया, वो हमने किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो लैंग्वेज है प्रियम्बल के अंदर, हमने जिस लैंग्वेज का यूज किया है, यहाँ पर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो आप इसे इंग्लिश में समझिएगा। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि जो लिखने का तरीका है, वो लिखने का तरीका हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बन रहे। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वो आपने कहां से लिया है, तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है प्रियम्बल का, उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का यूज किया गया है वो लैंग्वेज हमने लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, हर स्लाइड में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा, बिकॉज हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। हालांकि आगे लेक्चर के अंत में मैं डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप लेक्चर को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, बिकॉज क्वेश्चंस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी पार्ट ठीक है वो समझने के लिए जरूरी होता है, बट क्वेश्चंस को लगाना भी उतना ही जरूरी है यहां पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बात की जाए, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, बिकॉज ये कहा जाता है कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडर्न फॉर्म है। इस बात को नोट कर लिया, मैंने क्या कहा था कि मेरे हर पॉइंट को नोट करना कि प्रियम्बल किसका मॉडर्न फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखें, जब मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान बना कैसे, तब मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब संविधान सभा की तीसरी मीटिंग हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब थर्ड मीटिंग हुई, उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एनडीए में पूछा गया है,
जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि भारत का संविधान किन किन चीजों के ऊपर बेस्ड होगा, और बहुत सारे पॉइंट्स उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए थे। अब वो क्या क्या पॉइंट्स थे, एक बार हम उन्हें भी देख लेते हैं। वो सारे पॉइंट्स थे जैसे ऑल पावर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, की जितना भी पावर है, संविधान को जो भी पावर मिल रहा है वो भारत के लोगों से मिलेगा। मतलब जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो पावर ऑफ अथॉरिटी है, जो सोर्स ऑफ पावर है, वो हमारे संविधान में कौन होंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन इंडिया, भारत जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा, किसी भी देश के अधीन नहीं होगा, कोई डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, सोचने की आजादी होगी, चीजों को अभिव्यक्त करने की आजादी होगी, जिसे हम अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, ये सारी होगी। इसके अलावा आप देखेंगे प्रमोशन ऑफ पीस एंड वेलफेयर, मतलब हमारे देश के संविधान में ये चीज सबसे प्राइमरी रखी जाएगी कि जो प्राइमरी गोल हो वो ये हो कि देश में शांति बनी रहे और लोगों का भला हो, समाज का भला हो, इसके बारे में बात की जाएगी। तो यही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब आप देखिए, जब आप इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन पॉइंट्स को जब आप आज की प्रेम्बल से देखते हैं तो आपको यह मिलेगा कि ये सारे पॉइंट्स को हमारे प्रेम्बल में मेंशन किया गया है। इसीलिए प्रेम्बल को क्या बोल दिया है? प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक मॉडर्न फॉर्म है। अब इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था संविधान सभा के सामने, बिकॉज संविधान सभा का काम था कि देश के लिए एक नया संविधान बनाना, और एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर उससे पहले जरूरी था कि किन किन बातों पे वो संविधान बेस होना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को, जो देश का व्यक्ति, उसे ये ना लगे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी हम गुलामों की तरह जी रहे हैं। देश में डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा जरूरी थी और लोगों का हित सबसे जरूरी था। इसी को ध्यान रखते हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रेजेंट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब प्रेजेंट किया? 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। इसे पास कर दिया, किसने पास कर दिया? संविधान सभा ने पास कर दिया था। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रियम्बल को, ये मैं बता चुका हूं। अब ये पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था और इसके बाद इसी तरीके से हमारा प्रियम्बल बन गया। अब प्रियम्बल के अंदर मेजरली 4 चीजें बताई गई है। जब आप पूरे प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो इसमें मेजरली 4 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं कि हर कंपोनेंट के अंदर क्या चीज बताई गई है। पहला कंपोनेंट प्रियम्बल का है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि हमारा जो भारत का संविधान है उसको अथॉरिटी कहां से मिलती है कि भारत को वो गवर्न कर सके। भारत के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे संविधान के हिसाब से बने। ये अथॉरिटी संविधान को कहां से मिल रही है? तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और साथ ही साथ ये भी कि हमारे देश की सरकार की भी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है? वो है द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जब आप संविधान की, हमारे प्रियम्बल की पहली लाइन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। याद रखिएगा, प्रियम्बल का जो पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। ऐसा इसलिए बिकॉज हम से ही भारत के संविधान को वो ताकत मिलती है कि वो हमारे देश को गवर्न कर सके। सारे देश की सरकारों को भी इसी से ताकत मिलती है और देश भी संविधान के हिसाब से ही चलता है। तो बट हमारे संविधान के हिसाब से जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे देश में, कि हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? ये कोई पद नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो कौन है? हम भारत के लोग। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है। हमारे देश में जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। मतलब हम देश में चुनाव के अंदर वोट देते हैं लोगों को, और वही लोग सरकार के अंदर जाते हैं और देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, देश को गवर्न करते हैं, देश को चलाते हैं। दैट्स वाई हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम अथॉरिटी है देश के अंदर, वो किसके पास है? वो है भारत के लोगों के पास। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। याद रखिए, जब मैं यहां पर स्टेट बोल रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि यहां पर मैं किसी पर्टिकुलर राज्य की बात कर रहा हूं, कि एमपी, यूपी, बिहार की बात कर रहा हूं। यहां पर जब स्टेट की बात की जा रही है तो पूरे देश की बात की जा रही है, पूरे भारत की बात की जा रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि भारत का जो नेचर है वो किस तरीके का नेचर होगा, इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा? तो हमारे देश का जो नेचर बताया गया वो बताया गया सोवरेन, कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, सोशलिस्ट है, हमारा देश सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। मतलब ये जो सारे कीवर्ड्स हैं इसी के बारे में यहां पर बात की गई है, जिनको आगे हम इसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? लक्ष्य क्या है? संविधान बनाने के बाद हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं संविधान के द्वारा?
बिकॉज अगर संविधान बना हुआ है तो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा, संविधान के द्वारा हम किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज संविधान के द्वारा हम प्राप्त करना चाहते हैं जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी हमारे देश में रहे और ब्रदरहुड या भाईचारा हमारे देश में रहे। ये सारी चीजें हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि देश के अंदर ये सारी चीजें विद्यमान हो जाएं, धीरे धीरे ये चीजें आ जाएं। और सबसे लास्ट में बट सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें डेट लिखी हुई है प्रियम्बल के अंदर कि संविधान को हमने कब अडॉप्ट किया है। तो संविधान को हमने अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को। ये डेट नोट कर लीजिएगा। संविधान देश में लागू कब हुआ है? संविधान देश में लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। बट संविधान को अडॉप्ट कब कर लिया गया था? संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में। मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी है। याद रखिएगा, जिस दिन संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था उस दिन 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जिन्हें अडॉप्ट कर लिया गया था। बाकी आर्टिकल्स को 26 जनवरी 1950 से देश में लागू किया गया। हालांकि आर्टिकल्स को तो अडॉप्ट कर लिया था, 15 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। अब प्रियम्बल को लेकर भारत के संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थी। जब प्रियम्बल आई, प्रस्तावना आई, कई लोग संविधान सभा के प्रियम्बल को लेकर उनके अंदर एक मन में दिलेमा था, दुविधा था, और कई लोगों ने अपने अपने विचार प्रियम्बल के ऊपर व्यक्त भी करे। अब सीडीएस जैसा एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? ऐसे क्वेश्चन जिसमें यह पूछा जाता है कि यह कथन किसने कहा है, कि प्रियम्बल के बारे में अगर ये बात कही है तो किसने कही। जैसे पोस्ट डेटेड चेक, ये पॉइंट किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रियम्बल को लेकर भी कई सारे लोगों ने, कई सारे पॉलिटिशियंस ने अपने अपने वक्तव्य दिए थे, अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिनको जानना जरूरी है। जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा गया है। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? कि आप प्रियम्बल को देख लीजिए, आप भारतीय संविधान को समझ जाएंगे। जिस तरीके से आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो आपके पूरे व्यक्तित्व को, जो कह सकते हैं कि आपको, आपके जो जीवन में सारी चीजें हैं, आप क्या है, क्या करते हैं, वो सारा का सारा दर्शा देता है। आपकी उम्र, आपकी आयु, आपकी एज। वैसे ही आइडेंटिटी कार्ड संविधान का किसे कहा गया है? प्रियम्बल को कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बनता है। और ये बात किसने कही थी? ये कही थी N.A. पालखीवाला जी ने। इसके अलावा The preamble to our constitution express what we had thought or dreamed so long। मतलब हमारे देश की प्रस्तावना ये बताती है कि हमने क्या सोचा था और इतने लंबे समय से हम किस चीज का सपना देख रहे थे। ये चीज हमारी प्रियम्बल बता देती है। ये कहा था सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द हॉरोस्कोप ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल हमारे संविधान का एक हॉरोस्कोप है। ये कहा था डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की। याद रखिएगा, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा भी प्रियम्बल को कहा गया है। यहां पर याद आता है, कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल 32 जिसके अंदर रेट्स का प्रावधान है, उसे भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। बट याद रखिएगा, प्रियम्बल को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था आर्टिकल 32 को। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये चीज कही थी। आगे जब फंडामेंटल राइट्स आएगा तो मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा। बट यहां पर इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान की एक चाबी है। इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपरली यार्डस्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक स्टिक की तरह है जिसके थ्रू संविधान की वर्थ को मेजर किया जा सकता है। ये चीज कही थी पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर अर्नेस्ट बेकर ने चीज कही थी कि प्रियम्बल की नोट है हमारे संविधान का। एक और स्टेटमेंट यहां पर दिया गया था, काफी बड़ा स्टेटमेंट था। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve which nothing but a revolution can alter। ये चीज कही थी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह जी ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली मैं सीडीएस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो अलग अलग लोगों ने प्रियम्बल के बारे में कही, और अगर इन चीजों को कहा गया है तो प्रियम्बल के अंदर इससे क्वेश्चन आने के चांसेस
ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस प्रियम्बल में कई बार पूछे गए कि किसने क्या कहा प्रियम्बल के बारे में, फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। दैट्स वाई इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए भी। नेक्स्ट स्लाइड की बात की जाए, अब ये कीवर्ड से प्रियम्बल के, जब आप इस पूरी प्रियम्बल को पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक, इसमें जस्टिस की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है। ये सारे के सारे हमारी प्रियम्बल के कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को पढ़ना जरूरी इसलिए है बिकॉज जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपसे डायरेक्टली बन जाते हैं, बट जो भी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं कीवर्ड्स से होंगे। दैट्स व्हाई इन कीवर्ड्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके इन सारे कीवर्ड्स को समझते हैं। याद रखिएगा हमारे प्रियम्बल के अंदर ही डेट ऑफ अडॉप्शन भी दे के रखिए, जैसे लिखा है यहाँ पर 26th डे ऑफ नवंबर 1949। डेट ऑफ अडॉप्शन, संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था, जो डेट है हमारी 26 नवंबर 1949, वो हमारे संविधान की प्रियम्बल के अंदर ही दे के रखिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब सबसे पहला कीवर्ड की अगर बात करें तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे संविधान का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत सारी चीजें दर्शा रहा है। जैसे कि यहां पर आपने देखा था कि प्रियम्बल के अंदर मेजर 4 कंपोनेंट्स है, जिसमें से पहला था कि प्रियम्बल को अपनी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहां से मिलती है, वो भारत के लोगों से मिलती है। और यही वो पॉइंट कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया शो दैट द पीपल हैव अल्टीमेट अथॉरिटी या अल्टीमेट पावर। हमारे संविधान के हिसाब से, हमारी प्रियम्बल के हिसाब से भी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो किसी व्यक्ति विशेष के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी पद के पास नहीं है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है भारत के लोगों के पास, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास। तो ये याद रखिएगा, सुप्रीम अथॉरिटी भारत के लोगों के पास है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आगे लिखा है, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी एंड इन अ ट्रू डेमोक्रेसी द ट्रू सेंस इज दैट it is governed by, for and by the and for and to the people। यहां पर बेसिकली इसी की बात की जा रही है कि किसी भी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि जो सरकार है उसे बनाने का अधिकार लोगों के पास होता है। बट कई बार हम कई देशों में देखते हैं कि वहां पर एक तरीके की फेक डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी होती है, असल में राज कोई और ही कर रहा होता है। बट हमारे देश में ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा क्यों है, हम सभी देखते हैं कि हर 5 साल में देश में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद सरकारें बदल जाती है, कई बार वही सरकार रहती है। यह हमारे देश की ट्रू डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि अगर कोई सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है तो देश के लोग उस सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि भारत के लोग सबसे सुप्रीम माने गए हैं संविधान के अंदर, और संविधान को जो अथॉरिटी मिल रही है, जो पावर मिल रहा है, वो भारत के लोगों से ही मिलता है। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये देखिए लिखा है, जो अथॉरिटी है संविधान की वो किसके पास है, वो हम लोगों के पास है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोवरिन। सोवरिन का क्या मतलब था, सोवर्जिनिटी जिसे कहा जाता है। सोवर्जिनिटी का बेसिकली मतलब अगर बात की जाए तो ये स्वतंत्रता की बात करता है, ये सुप्रीम अथॉरिटी की बात कर रहा है। सोवरिन का बेसिकली अगर आप एक पर्टिकुलर वर्ड देखेंगे तो वह सुप्रीम अथॉरिटी। हमारे संविधान के हिसाब से सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, किस बात की सुप्रीम अथॉरिटी, डिसीजंस लेने की, कि देश के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना है या देश के हित में देश के बाहर की किसी सरकार के साथ कोई डिसीजन लेना है, कोई समझौता करना है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देश का, हमारा जब देश बना है तो हमारे देश के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी है, देश के इंटरनल डिसीजंस लेने की और देश के एक्सटर्नल डिसीजंस लेने की भी। चलिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए हमारे देश के अंदर हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आनी है, जो कि अभी हम लेकर आ गए हैं। उस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आने के लिए लोकसभा के अंदर बिल आया होगा, फिर राज्यसभा के अंदर आया होगा, बिल दोनों जगह मान लीजिए पास हो गया, और उसके बाद वो जाता है देश के राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है और देश में लागू हो जाता है। अब ये जो पूरा काम हमने किया है, हमने डिसाइड करा कि देश के अंदर एक नई हम एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे, क्या इसके लिए हमने किसी दूसरे देश से परमिशन मांगी, क्या कोई दूसरा देश हमें बताएगा कि हाँ आप इस एजुकेशन पॉलिसी को ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट्स ने जब हमारे इस बिल को पास कर दिया, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आ गए,
उस बिल को पास कर दिया, तो क्या हमने किसी दूसरे देश से पूछा कि क्या अब हम हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दें? हम नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर सोवरेन कंट्री। हमारे पास सुप्रीम अथॉरिटी है। हमारे देश के अंदर के मतलब एक्सटर्नल और अंदर के मतलब इंटरनल डिसीजंस लेने की अथॉरिटी है, और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने की भी सुप्रीम अथॉरिटी हमारे पास ही है। एक्सटर्नल कैसे? अगर हमें किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है, किसी दूसरे देश से हमें कोई रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो हमें कोई कंट्री बताती नहीं है कि आप इनसे मटेरियल परचेस मत करो या इनसे रॉ मटेरियल परचेस करो, इनके साथ अपने संबंध मत रखो, इनके साथ संबंध रखो। हमारी सुप्रीम अथॉरिटी, हमें जो अच्छा लगेगा, जिस देश के साथ हमारे जिस तरह के रिलेशन हम बनाना चाहे हम बना सकते हैं। कोई भी हमें डायरेक्शन नहीं देगा, बिकॉज हम कोई डोमिनियन स्टेट नहीं है। हम एक रिपब्लिकन स्टेट है, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। और यहां पर जब मैं रिपब्लिक की बात कर रहा हूं, तो ये रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो देश के लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली सोवरेन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी, किसी भी डिसीजन को लेने की सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है? हमारे देश के पास। ये कोई दूसरा यहां पर डिसीजन नहीं लेगा। अब देखिए कुछ पॉइंट यहां पर है। Sovereignty is a complete governing body, complete right and control over itself with no interference from the outside source or bodies. कि देश की सरकार के पास, देश के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है डिसीजंस लेने की। किसी भी दूसरी बॉडी का, किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी दूसरे नेशन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी भी तरह के डिसीजंस को लेने में। यही सोवरेन का असली मीनिंग है। इट मीन्स इट हैज द पावर टू लेजिस्लेट इन एनी सब्जेक्ट। लेजिस्लेट का मतलब ये होता है बेसिकली कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है, अगर हमारे देश में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में कानून बनाना है, कोविड-19 को लेकर अगर हमारे देश में किसी पॉलिसी को लेकर आना है, तो क्या हमें अमेरिका बताएगा वो चीज, या हमें चाइना बताएगा कि आप इस पॉलिसी को लेकर आइए? नहीं, हमारे देश के अंदर हमारे जो लेजिस्लेचर है वही वो पॉलिसी बनाएगी, वही देश के अंदर लागू भी करवाएगी, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी हमारे पास है, किसी और के पास यहां पर नहीं है। इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हम इसकी बात कर चुके हैं, और ये इसलिए बिकॉज भारत कोई डोमिनियन या डिपेंडेंट स्टेट नहीं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही हम डोमिनियन स्टेट है। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हमारे देश के लिए डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ हम इंटरनल अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि आंतरिक मामलों पर डिसीजन ले सकते हैं, यहां हम बाहरी मामलों की भी बात कर रहे हैं कि बाहर का भी अगर कोई मामला है, कोई डिसीजन है, उस पर कोई भी अगर डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन हमारे देश की सरकार ले सकती है और लेती ही है। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ फॉर द इंडिया और यूएन मेंबरशिप डज नॉट डिमिनिश इट्स सोवरेनिटी। देखिए, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अरोज होता है, ध्यान से सुनिएगा। भारत एक सोवरेन स्टेट है, एक स्वतंत्र देश है, सुप्रीम अथॉरिटी है भारत की। बट मान लीजिए भारत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर भी है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर भी है, कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है। अब क्या इनके मेंबर बनने से, इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बनने से भारत की सोवरेनिटी हट जाती है? मान लीजिए एग्जांपल की बात कीजिए, यूनाइटेड नेशन ने किसी कंट्री के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो का क्या मतलब होता है कि अगर कोई देश कुछ गलत तरह की गतिविधियों के अंदर लिप्त है, तो यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर एक ऐसा स्टे लगा देता है कि उस देश से कोई व्यापार नहीं करेगा, ना तो वहां पर कोई गुड्स को इंपोर्ट करेगा, ना ही एक्सपोर्ट करवाएगा। तो इसे कहा जाता है बेसिकली एम्बार्गो। अब मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस ने किसी देश के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया, तो क्या भारत अगर उस देश से एक सामान नहीं खरीद रहा है, व्यापार नहीं कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये कि भारत सोवरेन नहीं है? क्योंकि हम तो यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशंस की बात मान रहे हैं। पर ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम सोवरेन नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। ये कुछ इसी तरीके का है कि आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं। जब आप ऑफिस के अंदर जाते हैं, आप स्कूल में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मन से कुछ भी कर सकते हैं। आपका खुद पर अधिकार है, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। पर जब आप किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं, तो आपको संगठन के रूल्स को एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इससे आपकी सोवरेनिटी पे, आपकी सुप्रीम अथॉरिटी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा कीवर्ड है वो है सोशलिस्ट। बेसिकली इस कीवर्ड का जो मुख्य मकसद है वो हमारे देश की इकोनॉमी से, देखिए दो तरह की इकोनॉमीज होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दो तरह की इकोनॉमीज होती है। पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ रिसोर्सेस होते हैं देश के अंदर, जितना भी व्यापार हो रहा है, बिजनेसेस हो रहा है, वेल्थ के जितने भी रिसोर्सेस हैं,
उसके ऊपर कैपिटलिस्ट का कब्जा होता है। कब्जा तो मैं नहीं बोलूंगा, ये कह सकते हैं कि उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको कंट्रोल करने का काम देश के कैपिटलिस्ट करते हैं, मतलब पूंजीपति करते हैं। सीधी भाषा में बात की जाए कि कोई भी सरकारी कंपनी नहीं होगी, सरकार की कोई भी प्रोडक्शन सरकार किसी भी चीज का नहीं कर रही है, सारी चीजों का प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, मतलब पूंजीपति कर रहे हैं। दूसरी होती है एक इकोनॉमी जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन देश में किया जा रहा है, वो सारा का सारा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मतलब सरकारी सारी चीजें बना रही है। सरकार पेट्रोल भी निकाल रही है, सरकार जो है वो कार भी बना रही है, सरकार शूज भी बना रही है। और देश में प्राइवेट, ध्यान से सुनिएगा, देश में प्राइवेट बिजनेस करने की परमिशन नहीं है। मतलब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। हालांकि इसके भी काफी डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप है, जो कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, अभी के लिए समझिएगा। बट भारत के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब हमारे देश में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, मतलब देश की सरकार की भी कुछ कंपनीज होती हैं और प्राइवेट कंपनीज भी है। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं और सरकारी कंपनीज भी आती हैं, चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमारे देश में अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो उसमें बीएसएनएल भी है। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एयरटेल भी है, टाटा भी है। ये क्या है? ये प्राइवेट कंपनीज है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और हमने जिस तरह की इकोनॉमी को अपनाया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है बेसिकली हमारे देश का, जो सोशलिस्ट वर्ड है वो इसी की बात करता है। इस वर्ड को बाद में जोड़ा गया है, ये पहले संविधान में नहीं था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 45वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। इसे नोट कर लीजिए। अब संविधान संशोधन क्या होता है? देखिए, समय के साथ साथ संविधान में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जिस समय संविधान बना उस समय चीजें कुछ अलग थी। अब संविधान के अंदर कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं जो जरूरी है समय के साथ साथ। तो समय के साथ साथ जब इसे जोड़, किसी नई चीज को संविधान में जोड़ना होता है या संविधान से हटाना होता है, तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 20 के अंदर है और आर्टिकल 368 संवैधानिक संशोधन की बात करता है। और ये जो प्रोसेस हमने लिया है ये भी याद रखिएगा, ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वैसे ही हमने 1976 के अंदर एक संशोधन किया संविधान के अंदर, और एक नया शब्द यहां पर जुड़ा, वो शब्द था सोशलिस्ट। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर इसी चीज की बात की गई। और हमारे देश में जो आज इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, और देश में जो वर्ड लिया गया है सोशलिस्ट, वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहां पर लिया गया है। एक केस भी था, बिकॉज सोशलिस्ट के अंदर भी दो मीनिंग होते हैं, एक मार्क्सिस्ट होता है, गांधीयन सोशलिज्म होता है। हमारे देश में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस था। इस केस के अंदर ये जजमेंट दिया गया था कि हमारे देश के अंदर जो टाइप ऑफ सोशलिज्म है वो मार्क्सिस्ट प्लस गांधी सोशलिज्म का मिक्सचर है। ये बात इसमें कही गई थी। हालांकि सिंपल सा केस था, इसको बहुत डिटेल में मत पढ़िएगा, बट ये केस इस वर्ड से रिलेटेड था, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो शब्द है सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब होता है? सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज। मतलब एक ऐसा स्टेट जिसका कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगा। देश के अंदर सारे धर्मों को बराबर नजर से देखा जाएगा, और राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को प्रिविलेज नहीं देगी। इसी वर्ड को कहा जाता है सेक्युलर, और इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म इसे सेक्युलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, धर्मनिरपेक्षता। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में ये वर्ड है क्या। उससे पहले नोट कर लीजिएगा कि ये वर्ड भी संविधान की शुरुआत में हमारे प्रियम्बल में नहीं था, इसे भी बाद में ऐड किया गया। इसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ही ऐड किया गया था। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता, इस शब्द को भी ऐड किया गया। ये पहले संविधान में नहीं था। अब इसका ट्रू मीनिंग क्या है सेक्युलरिज्म का, देखिए आइए समझते हैं। The Indian Constitution embodies the positive nation of secularism, which state that all religions in our country, ध्यान से सुनिएगा, ये बताता है कि जितने भी धर्म हैं हमारे देश के अंदर, they will enjoy the same status and support from the government. उनका स्टेटस सेम रहेगा। किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार का विशेष दर्जा हमारे राष्ट्र में, देश में नहीं दिया जाएगा। सभी इक्वल स्टेटस को एंजॉय करेंगे, और किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही सेक्युलरिज्म बताता है। और यहां पर सीधी सीधी बात यह कही जाती है कि जो रिलीजन होगा हमारे देश में,
जो धर्म होगा कि व्यक्ति किस धर्म को फॉलो कर रहा है, ये हर व्यक्ति का पर्सनल अफेयर होगा। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकारें किसी भी तरीके से दखल अंदाजी नहीं करेगी। आर्टिकल 30 इसकी बात करता है, हम देखेंगे आगे, जैसे कि हमारा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, ये चीज हमारे देश में नहीं होती है। ये उसी की बात कर रहा है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार के ऊपर। ये इसी चीज हमारे देश का सेकुलरिज्म है। और राज्य की सरकारें भी और केंद्र की सरकारें भी किसी भी पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए खर्चा नहीं कर सकती। सरकार ये नहीं कर सकती कि किसी पर्टिकुलर धर्म को वो प्रमोट कर रही है। यहां पर ये चीज साफ साफ लिखी गई है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाया जाए। देखिए, कुछ देश होते हैं जो कि एथिस्ट नेशंस होते हैं। जैसे कि बात की जाए नॉर्थ कोरिया की, क्यूबा की। एथिस्ट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन देशों के अंदर किसी भी धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है, किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाजत नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर आप देखेंगे, नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है, उनके एंसेस्टर्स जितने भी थे उन्हीं की पूजा की जाती है। वहां के लोग उन्हें ही भगवान मानते हैं। तो ऐसे नेशंस होते हैं एथिस्ट नेशंस। इसके अलावा कुछ दूसरे नेशंस होते हैं जो होते हैं थियोक्रेटिक नेशंस। ये उस तरह के देश होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को नेशनल रिलीजन का दर्जा दे दिया जाता है कि पूरे राज्य का या पूरे राष्ट्र का ये धर्म है, और उस धर्म के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज भी दिए जाते हैं। इस तरह के कौन कौन से देश हैं आप देखेंगे, जो भी हमारे इस्लामिक नेशंस होते हैं, वहां पर इस्लाम को वहां के देश का नेशनल रिलीजन माना जाता है, नेशनल रिलीजन का दर्जा दिया जाता है। वैसे ही अगर आप श्रीलंका को भी देखें तो श्रीलंका के अंदर भी बौद्धिज्म जो है वो नेशनल रिलीजन है। तो ऐसे जो देश होते हैं वो होते हैं थियोक्रेटिक नेशंस। और हमारा देश जो कि सेक्युलर है, कि हमारे देश में किसी भी तरीके का धर्म हो, कितने ही धर्म के लोग हों, धर्म डिफरेंट हो, उनकी जनसंख्या कितनी भी है, किसी धर्म के लोग ज्यादा हैं, किसी धर्म के लोग कम है, किसी धर्म के लोग कुछ ही हैं, फिर भी सारे धर्म को एक बराबर दर्जा दिया जाएगा। ये नहीं किया जाएगा कि जिस धर्म के लोगों का नंबर ज्यादा है उन्हें समाज में एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। ये सरकार उस धर्म के लोगों के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रही है, उनके वेलफेयर की बात कर रही है, उनके लिए अलग से पॉलिसीज बना रही है। ये नहीं किया जाता है और यही हमारे देश का एक सेक्युलर मॉडल है। पर याद रखिएगा, ये पहले संविधान में नहीं था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। तो 2 शब्द ऐसे हो गए हैं अभी तक जिन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया था। ऐसे टोटल कितने शब्द है? 3 शब्द है। ये बात भी याद रखिए, संविधान में केवल और केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है। आप ये मत समझिएगा कि सर 3 शब्द जोड़ दिए तो क्या 3 बार अमेंडमेंट हुआ है। नहीं, अमेंडमेंट एक ही बार किया और उसी एक अमेंडमेंट के साथ 3 नए शब्दों को जोड़ दिया। ये जो अमेंडमेंट देख रहे हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इस अमेंडमेंट के थ्रू भारत के संविधान में जोड़े गए थे, जो कि आगे हम देखेंगे। धीरे धीरे जैसे हम चीजों को समझते जाएंगे, हम फंडामेंटल राइट्स को आप देखेंगे, आप डीपीएसपी को देखेंगे, उसके अंदर भी इस अमेंडमेंट का जिक्र होने वाला है। आइए आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा सेकुलरिज्म। इसके बाद हमारे देश में एक और कीवर्ड है प्रीएम्बल में, वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब आप सभी समझते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब वो होता है कि देश के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो लोगों के पास है। देश की जो गवर्नमेंट है वो लोग बना करते हैं, ना कि कोई एक व्यक्ति बनाता है। और देश की जो सरकार है वो सरकार को भी लोग ही चुनते हैं। यही चीज हमारी डेमोक्रेसी बताती है। डेमोक्रेसी एक सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है गवर्नमेंट का। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारे देश की पार्लियामेंट में जाते हैं और देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज को देश में लागू भी करते हैं। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि देश के लोग मिलकर देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं और फिर राष्ट्रपति ही देश के लिए सारे के सारे डिसीजंस लेता है। पर हमारे देश में ये नहीं है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब देखिए, डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि देश में पॉलिसी बनाने के लिए जब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ये कुछ इस तरीके का है जैसा कि अभी हमने करंट में देखा कि रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर 3 जगह पर रेफरेंडम करवा रहा है। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि उस जगह के लोग वोट देंगे और वो ये डिसाइड करने वाले हैं कि वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं, रशिया के साथ रहना चाहते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसीज के अंदर होता है। जैसे रेफरेंडम की हम बात कर ली जाए, प्लेबिस्टिक की बात कर जाए, प्लेबिसाइट की बात कर ली जाए, तो ये जो चीजें होती हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होती है कि सरकारें डायरेक्टली लोगों से पूछती हैं कि आप क्या चाहते हैं और लोग उसको लेकर अपना वोट देते हैं।
बट हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि देश में अगर नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी थी तो हमने वोट दिया है सरकार को, ये नहीं होता ना कि हम उस पॉलिसी के लिए वोट दे रहे हैं कि हाँ पॉलिसी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से नोट कर लीजिए कि हमारे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी है। हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि हम लोग मतलब पीपल ऑफ इंडिया, हम उनको चुनते हैं, उन लोगों को हम चुनते हैं जो कि आगे जाके देश की पार्लियामेंट में बैठते हैं, और पार्लियामेंट में जाने के बाद यही देश के लिए क्या बनाते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि पॉलिसीज बनाने में हमारा ही योगदान है, बट हम डायरेक्टली वोट नहीं दे रहे। जिन लोगों को हमने चुना है, हमने चुन के सरकार में भेजा है, वही लोग देश के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, वही लोग देश को चलाते हैं, और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर ही होता है। इसे नोट कर लीजिएगा। अब डेमोक्रेटिक नेशंस मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है? कि इन विच द एग्जीक्यूटिव इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल पॉलिसीज एंड एक्शंस बाय द लेजिस्लेचर। की जो हमारे देश के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हो गए, देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सारे लोग जो लोग होते हैं वो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आप खुद देखते हैं कि अगर कोई पॉलिसी गलत बना दी जाती है या कोई पॉलिसी फेल हो जाती है तो क्या होता है? उसके लिए जिम्मेदार भारत के लोग नहीं होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार देश की सरकार होती है। और अगली बार हम क्या करते हैं कि 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो सरकार को हम देश से हटा देते हैं, सरकार से चेंज कर दी जाती है। और यही चीज क्या है? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कहलाती है। और यही सबसे खूबसूरत बात है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की। दूसरी बात, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को एक और चीज सपोर्ट करती है, वो है हमारा आर्टिकल 326। अभी आर्टिकल 326 क्या है? आर्टिकल 326 बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि देश के अंदर 18 साल या 18 साल से बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं वो देश में क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार है। अगर आप 18 साल के हैं या 18 साल से ज्यादा के हैं तो आप वोट दे सकते हैं और सरकार को चुन सकते हैं। ये किस चीज का नेचर? ये हमारे देश के डेमोक्रेटिक नेचर को दर्शाता है कि देश की सरकार बनाने का अधिकार सारे व्यक्तियों को है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, पर्टिकुलर कास्ट का है, तो उसे वोट नहीं देने दिया जाता है। या कोई व्यक्ति किसी ऐसे धर्म का है जिसका नंबर हमारे देश में ज्यादा है तो उसके एक वोट की वैल्यू 2 वोट के बराबर है। ये तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारे देश में ये भी बताता है कि देश में सेकुलरिज्म भी है, कि सारे लोग एक समान है। और एक प्योर डेमोक्रेटिक फॉर्म यहां पर होता है कि जितने भी लोग हैं वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सभी को समान नजर से देखा जाता है। सिर्फ ये चीज चेक की जाती है कि आपकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप देश में वोट दे सकते हैं। सभी लोगों के जो वोट की वैल्यू है वो एक जैसी होगी। ये इसी चीज की बात करता है। इसके बाद द टर्म डेमोक्रेसी इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, embracing not only political democracy but also social and economical democracy। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेसी वर्ड दिया गया है ये सिर्फ एक छोटे से सेंस में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ देश की सरकार को चुनने में सारे लोगों का योगदान होता है। यहाँ पर इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी की भी बात की गई है। अभी इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में मैं इसी लेक्चर में आपको आगे बताऊंगा, बिकॉज जब हम लिबर्टी पढ़ेंगे, जस्टिस पढ़ेंगे तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस दे आर। अब देखिए ये चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कही थी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स social democracy। What does social democracy means? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principle of the life। ये चीज कही थी किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को क्या कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक क्यों कहा जाता है ये मैं लास्ट लेक्चर के इसके अंदर आपको समझा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। इसके बाद हमारा जो की वर्ड है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बेसिकली रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि हेड ऑफ द स्टेट हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है। हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट्स जो है वो कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो रिपब्लिक नेशंस के अंदर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। अभी कुछ समय पहले देश में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। हालांकि हमने डायरेक्टली राष्ट्रपति जी के चुनाव में देश का राष्ट्रपति कौन होगा इसके लिए वोट नहीं दिया, बट जिन लोगों को चुन के हमने स्टेट असेंबलीज के अंदर भेजा,
हमने लोकसभा के अंदर भेजा, राज्यसभा के अंदर भेजा, उन्हीं लोगों ने चुना कि देश के राष्ट्रपति कौन होंगे। तो ये जो नेचर है कि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें लोग चुनते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ये एक रिपब्लिक नेशन का नेचर होता है। अब आप दूसरी कंट्रीज को देखिए, जैसे ब्रिटेन की हम बात करें, ब्रिटेन में मोनार्क सिस्टम चलता है। मोनार्क सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसे लोग नहीं चुनते, वो राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम जो है यहाँ पर चलता है। जैसे अभी कुछ समय पहले जो क्वीन एलिजाबेथ थी ब्रिटेन के अंदर, उनकी डेथ हुई और उनके बाद उनके जो बेटे प्रिंस चार्ल्स हैं वो मोनार्क सिस्टम के थ्रू ब्रिटेन के सुप्रीम अथॉरिटी बन चुके हैं, मतलब मोनार्क सिस्टम के थ्रू वहां के किंग बन चुके हैं। हमारे देश में ये नहीं होता है। हमारे देश के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है, बेसिकली क्या होता है, उन हेड ऑफ द स्टेट को लोग चुनते हैं, डायरेक्टली नहीं चुनते हैं पर इनडायरेक्टली उन्हें ही चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, जस्टिस। जो अगला कीवर्ड है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय। देखिए, किसी भी देश की कंडीशन क्या है, उस देश की स्थिति क्या है, इसको जानने के दो सबसे अच्छे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि किसी देश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है। जिस देश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, वो एक बहुत अच्छी कंडीशन में, वो कंट्री बहुत प्रॉस्परस होती है और उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। पर जिस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, उस कंट्री की प्रोग्रेस काफी स्लो होती है। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव होता है किसी भी नेशन की प्रोग्रेस को देखने का, वो होता है कि उस देश में जस्टिस कितनी जल्दी दिया जाता है और कितना जस्टिस वहां पर दिया जा रहा है, किस तरीके का जस्टिस वहां पर है। बट प्रियम्बल के अंदर हम जिस जस्टिस की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल जस्टिस थे, जो न्याय का तर्क है उससे थोड़ा सा अलग है। पहली बात ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, हमने रशियन रेवोल्यूशन से बोरो किया है। ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशियन रेवोल्यूशन 1917 की बात है, उस समय के रेवोल्यूशन से ये वर्ड लिया गया है और तीन तरह के जस्टिस, तीन तरह के न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में। पहला यहां पर होता है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिकल जस्टिस, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। तीनों जस्टिस की बात करते हैं। पहले जस्टिस की बात की जाए वो सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस बेसिकली बात करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सारे व्यक्तियों को समान चीजें दी जाएगी, समान व्यवहार उनके साथ किया जाएगा, उनका एक सेम लेवल होगा। किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ एक किसी धर्म को प्रिविलेज यहां पर नहीं दिया जाएगा। ये सोशल जस्टिस की बात करता है कि सोशल स्वरूप के अंदर या सोशल फॉर्म के अंदर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे नहीं किया जा सकता, या इवन प्लेस ऑफ बर्थ के प्लेस पे भी नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इकोनॉमिकल जस्टिस भी हमारे देश में है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है उसे प्रिविलेज दिया गया और जो व्यक्ति गरीब है उसे प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, उसके साथ अन्याय किया जाता है, उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, दबाया जाता है। ये नहीं होता है। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कानून की नजर में, संविधान की नजर में समान ही होते हैं। संविधान सबके लिए समान है, फिर वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी हो, सभी के लिए समान है। और इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए भी ये चीज होती है कि कोई व्यक्ति किसी के पास कितना भी पैसा हो, देश के संविधान की नजर में वो समान होंगे। इसी तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस का पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब बेसिकली ये होता है कि देश के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है या पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं, देश का कोई प्रधानमंत्री बनना चाहे, कोई राष्ट्रपति बनना चाहे, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ये नहीं किया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं तो आप देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, या आप किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं तो ही आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये चीज नहीं की जाती है। सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी यहां पर दी गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात यहां पर की गई है। हाँ, ये होता है हमारे देश में कि कहीं कहीं पर आपने देखा है कि जो लोकसभा की सीट्स होती हैं, उन सीट्स को कैटेगराइज डिवाइड कर दिया जाता है कि ये सीट सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये सीट एचसी के लिए, एसटी के लिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि समाज में उन वर्गों का उत्थान हो सके। हम आगे बात करेंगे, रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, काफी डिटेल में बात करेंगे। पर अभी जो जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि सारे लोगों को देश में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 326 के अंदर हमने देखा कि 18 साल या उससे बड़ा कोई भी व्यक्ति देश में वोट दे सकता है। अब किसी धर्म को लेकर तो ये नहीं है कि इस धर्म का व्यक्ति है तो ही वो वोट दे सकता है। सभी को इक्वल राइट है, इक्वल एक्सेस है और इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट के अंदर। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाता है। कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर नहीं किया जाता है, या किसी भी इकोनॉमिकल बेस पे आपके साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है लिबर्टी। लिबर्टी से बेसिकली हम समझते हैं फ्रीडम। जैसे हमने जस्टिस वर्ड लिया था रशियन रेवोल्यूशन से, वैसे ही जो लिबर्टी वर्ड हमने लिया है, यहां पर याद रखिएगा जो लिबर्टी वर्ड है वो हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी का जो आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया है।
आपने हिस्ट्री के अंदर इस चीज को पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहां से हमने इस आइडिया को लिया। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब बेसिकली होता है फ्रीडम। बट हमारे इस प्रेम्बल में जो लिबर्टी दी जा रही है वो आपकी फ्रीडम से थोड़ी अलग होती है। लिबर्टी का बेसिकली मतलब होता है फ्रीडम विद सर्टेन लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस के अंदर आपको लिबर्टी दी जाती है, आजादी दी जाती है। बेसिकली हमारे देश की जो प्रेम्बल है, उस प्रेम्बल में आपको जो आजादी दी गई है, जो फ्रीडम दी गई है, वो दी गई है खुद को डेवलप करने की। जैसे आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, बट आप अपनी फ्रीडम का मिसयूज नहीं कर सकते, बिकॉज लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम विद सर्टेन लिमिटेशंस। इसको कई बार मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी है कि देश में कई कानून हैं, उन कानूनों को आप नहीं तोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि देश के प्रेम्बल में तो लिबर्टी लिखी है तो मेरे पास तो आजादी है कुछ भी करने की। लिबर्टी का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आपको देश में कुछ भी करने की आजादी है। आपको आजादी है अपने आप को डेवलप करने की, पर आपको कतई आजादी नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के, ध्यान से सुनिएगा, आपको कतई आजादी नहीं होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करें और उसके राइट्स को आप सब्जुगेट करें। तो ये समझ में आ गया आपको? ओके, आगे हम बात करें, हमारे देश में थॉट्स की लिबर्टी है, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बट लिबर्टी का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि लिबर्टी का मतलब ये हो जाए कि आई कैन डू वॉट एवर आई लाइक, कि मैं वो कुछ भी कर सकता हूं जो मैं करना चाहूं। इसका मतलब कतई ये नहीं है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था जस्टिस का वो हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक चला था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात की जाए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। इसे बहुत डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं कि इक्वालिटी हमें सभी जगह दिखती है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर रही है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के, समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरीके का प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। किसी भी वर्ग को किसी भी तरीके की चीजें ज्यादा नहीं दी जाती, कोई प्रिविलेज यहां पर नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इसके अलावा फिर तो रिजर्वेशन वाली चीज यहां पर आ गई, उसमें तो प्रिविलेज दिया जाता है। देखिए, इक्वालिटी और इक्विटी का कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें एक समान कंडीशन में लाने के लिए कुछ प्रिविलेज देना जरूरी है ताकि वो समान कंडीशन में आ सके। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सरकार काम करती है। ये सरकार के तर्क है और आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे काफी डिटेल के अंदर। जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आर्टिकल 15 के बारे में हम बात करेंगे, आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। उसमें नया जो क्लॉज 6 आया है, इसमें 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी उस पर फैसला भी दिया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अब बेसिकली क्या है, यहां पर बात की जा रही है कि सारे लोगों को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पर्याप्त अवसर उन्हें दिए जाएंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। राज्य की नजर में, देश की नजर में, सरकार की नजर में सारे लोग इक्वल ही रहेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान के अंदर जब आप फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इसी इक्वालिटी को और भी ज्यादा इंश्योर करता है। ठीक है, द इक्वालिटी मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारे प्रीएम्बल में 3 तरह की इक्वालिटी की बात की गई है। पहली है सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है। आगे अब नए शब्द की हम बात करें वो है फैटर्निटी। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है ब्रदरहुड की, भाईचारे की। सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड का मतलब ये होता है कि आप अपने बाकी डिफरेंसेस को छोड़कर जब ये सोचने लगते हैं कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और ये हमारा देश है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश को बढ़ाने में अपना अपना योगदान दें, यही ट्रू मीनिंग होता है ब्रदरहुड का, फैटर्निटी का। और इसी की बात हमारा प्रीएम्बल करता है कि हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर रहें और सभी लोग एक भाईचारे की भावना के साथ रहें, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो। अपने डिफरेंसेस को छोड़ के जो सेंस आता है ब्रदरहुड का, जो कि क्रिकेट मैच में आता है, मैं हमेशा बोलता हूं इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया जीत गया है, तो जो सेंस हमारे देश में, हमारे माइंड में आता है कि हाँ हमारा देश जीता है, वो जो सेंस है वो ही असली सेंस होता है ब्रदरहुड का। जैसे वॉर के टाइम पे कोई देश अगर हम पे हमला कर रहा है तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है कि हम एक हैं, वी आर यूनाइटेड। और यही है हमारे सेंस ऑफ ब्रदरहुड जिसे हम इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं,
द प्रियम्बल एम्फसाइज दैट फैटर्निटी मस्ट गारंटी टू थिंग्स, ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखिए बेसिकली यहाँ पर हमारी जो प्रियम्बल है वो दो चीजों की गारंटी करती है कि हमारा जो देश का फैटर्निटी जो बंधुत्व है उसमें दो चीजों की गारंटी होना चाहिए। पहला है ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी, और दूसरी है इंटीग्रिटी, देश में यूनिटी होना चाहिए, इसकी भी बात ये करता है। याद रखिएगा फैटर्निटी ये जो वर्ड है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया है। तो तीन शब्द यहां पर जोड़े गए हैं। आगे द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज एडेड, जो वर्ड है ये देखिए कई बार क्या होता है फैटर्निटी इंटीग्रिटी भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैटर्निटी का कॉन्सेप्ट लिया गया उसमें दो चीजें थी। पहला क्या है मैं बता चुका हूं, ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो यहां पर जो फैटर्निटी या इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लिया है। ये मैं आपको काफी डिटेल में समझा दिया है। अब बहुत सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट को इंश्योर करती है, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो प्रावधान। कहां से लिया है हमने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हमारे देश में जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है कि हम सब भारतीय हैं, केवल एक नागरिकता दी जाएगी, राज्यों के हिसाब से सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। ये हमारे देश के बंधुत्व को या ब्रदरहुड को इंश्योर करता है, स्ट्रांग बनाता है। साथ ही साथ हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य जो कि 51A आर्टिकल के अंदर आते हैं, जिसे बाद में जोड़ा गया था, कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया ये भी मुझे बताइएगा। ये भी हमारे देश में ब्रदरहुड को और ज्यादा इंश्योर करते हैं। आगे डॉक्टर के एम मुंशी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही थी। डॉक्टर के एम मुंशी ओपन दैट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल signifies that constitution not only ensure material betterment and maintain a democratic setup, but it also recognizes that the personality of every individual is sacred। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी डॉक्टर के एम मुंशी जी ने। ये चीज मैं इसलिए लिख कर लाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट, जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं हमारे देश के प्रियम्बल में, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा मायने रखते हैं हमारे संविधान को और भी ज्यादा बूस्ट अप करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड, बिकॉज जब प्रियम्बल बनी उसी के बाद एक बहस उठने लगी, और जब भी कोई ऐसी बहस उठती है, संविधान से रिलेटेड कोई भी बहस होती है, संविधान से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है, हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की पैनल होती है। इस पैनल के अंदर कम से कम 5 जजेस होते हैं, हमेशा 5 से ज्यादा ही जजेस होना भी चाहिए, मतलब कम से कम 5 जजेस होना चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब भी संविधान से रिलेटेड कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो संविधान से रिलेटेड मुद्दे के लिए जो जजों की पैनल बैठती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं। तो ऐसे ही प्रियम्बल भारतीय संविधान का पार्ट है भी या नहीं, इसे लेकर कई केसेस संविधान के अंदर, कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए। हालांकि डायरेक्टली इस बात को लेकर नहीं गए थे कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं, मुद्दा कुछ और था, बट जजमेंट के अंदर ये चीज भी समझ में आ गई, ये चीज भी दर्शाया गया कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है। जैसे एक इंपॉर्टेंट केस था बेरूबारी यूनियन केस, जो कि 1960 के अंदर था। इस केस के अंदर मैं बहुत डिटेल में इस केस के नहीं जाऊंगा। बेरूबारी एक जगह है, आप काफी पढ़िएगा इसके बारे में। बेरूबारी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेरूबारी के लोगों ने खून से लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को। किस चीज के लिए लिखा था, पढ़िएगा इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखिए बेरूबारी यूनियन केस में ये कह दिया गया था कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। अमेंड क्या कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 368 जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसेस की, और ये पार्ट 20 के अंदर आता है। तो इस केस में कह दिया गया कि प्रियम्बल को आप अमेंड नहीं कर सकते। अब संविधान को तो अमेंड किया जा सकता है, अब अगर प्रियम्बल को अमेंड किया ही नहीं जा सकता तो प्रियम्बल संविधान का पार्ट कैसे हो सकता है? बिकॉज संविधान को तो अमेंड किया जा सकता है, ये संविधान में ही लिखा है आर्टिकल 368 में। तो यहां से इस केस में यह दिखाया गया कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। इसमें यह कहा गया कि प्रियम्बल इंपॉर्टेंट तो है, प्रियम्बल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये भारत के संविधान का अंग नहीं है, ये पार्ट नहीं है। ये एक ऑर्नामेंट की तरह हो सकता है कि देखने में बहुत अच्छी चीज है, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी है, मान लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जरूरी भी है, बट ये संविधान का पार्ट नहीं है। ये चीज कह दी गई किस केस के अंदर? बेरूबारी यूनियन केस, जो कि 1960 के अंदर था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, वो केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, जिसमें सबसे बड़े जजेस की पैनल बैठी थी। 13 जजेस इसके अंदर थे और 7-6 से इस पैनल ने अपना फैसला दिया था। इस केस के अंदर यह कह दिया गया कि प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसेस लिखी है संविधान संशोधन की,
उस प्रोसेस के थ्रू संविधान को अमेंड किया जा सकता है, संविधान में चेंजेस लाए जा सकते हैं। वैसे प्रियम्बल को भी चेंज किया जा सकता है, तभी तो प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है। कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो यहां पर यह कह दिया गया कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, और अगर प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है तो प्रियम्बल फिर संविधान का अंग है। तब मतलब प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, और यह संविधान का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब क्या होता है? अभिन्न अंग है, इसे हटाया नहीं जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इस केस के अंदर सिर्फ ये नहीं बताया गया था कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी बताया गया था। मतलब संविधान के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप चेंज नहीं कर सकते, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। केशवानंद भारती केस में यह कह दिया गया कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के थ्रू, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आगे मैं अभी बताने वाला हूं आपको। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू तीन चीजों को जोड़ा गया था: सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, और साथ ही साथ आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे भी प्रियम्बल संविधान का अंग है। इट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे अमेंड भी किया जा सकता है। चलिए अब वापस हम केशवानंद भारती केस पर आते हैं। इस केस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी। संविधान में आर्टिकल 368 बताता है कि संविधान को कैसे अमेंड किया जा सकता है, बट कई बार हो सकता है कि इसका मिसयूज भी किया जा सके। बिकॉज हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और अपने हिसाब से, अगर उनके पास लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी है, तो अपने हिसाब से वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का कार्यकाल ही बढ़ा दें, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को ही चेंज कर दें। तो इसके लिए ये डिसाइड करना जरूरी था कि संविधान में हर चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात की जाए कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर से हम कपड़ों को तो चेंज कर सकते हैं, बट हमारे हाथ को, हमारे पाँव को, हमारे चेहरे को, हमारी आवाज को हम चेंज नहीं कर सकते। वो वैसी ही रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारी पहचान है। उसी तरीके से संविधान में सभी चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर संविधान टिका हुआ है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज उन पॉइंट्स को ही आपने चेंज कर दिया तो संविधान कुछ और ही हो जाएगा। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डिफाइन किया गया था केशवानंद भारती केस के अंदर जो था 1973 के अंदर। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत डिटेल में हम जानेंगे। इन चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा भी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस के थ्रू भी इन सारी चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे पहली चीज है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सुप्रीम है, ये चीज चेंज नहीं की जा सकती। कोई भी पर्सन, संविधान में कोई भी सरकार ये चेंज नहीं ला सकती कि किसी व्यक्ति विशेष को सुप्रीम कर दें, ये पद सुप्रीम है या ये पर्सन सुप्रीम है, ये नहीं हो सकता। हमारे देश में हमेशा संविधान ही सुप्रीम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हम भारत के लोग सबसे सुप्रीम है। देखिए, भारत के लोग सुप्रीम है, इसका मतलब बेसिकली है कि संविधान को जो अथॉरिटी मिल रही है वो भारत के लोगों से मिल रही है। बट देश में जो सबसे ऊंची चीज है वो लोग तो है, पर अगर हम किसी अथॉरिटी की बात करें, किसी एक चीज की बात करें, तो वो हमारा संविधान है। देश किसके हिसाब से चल रहा है? देश लोगों के हिसाब से भी नहीं चलता है कि आपके हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है। देश चल रहा है संविधान के हिसाब से। इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता, ये चीज इसमें बता दी थी। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब हमारे देश की लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव की बात करें, हमारे देश की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर्स है, उसकी बात की जा रही है। और हमारी जुडिशरी मतलब हमारे जजेस, इनके पावर अलग अलग होंगे, इनको एक साथ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि देश के राष्ट्रपति ही हो, देश के प्रधानमंत्री हो, उन्हें कभी भी यह पावर नहीं मिल सकता कि वो कोर्ट में केस की सुनवाई करें और सजा सुनाए किसी दोषी को। यह पावर सिर्फ और सिर्फ देश के जजों के पास ही रहेगा। इस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता। ये चीज साफ साफ यहां पर लिखी है कि एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेशन हमेशा रहेगा, एक साथ आप नहीं कर सकते। ये नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं वो देश के लिए पॉलिसीज भी बना रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये डिफाइन करके रखी है और ये बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक
फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूं कि हमारे संविधान का, हमारी गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, जो कि रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा चुना जाएगा, आप उससे भी चेंज नहीं कर सकते। और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है कि लोग वोट देकर सरकार को चुनेंगे, इसे भी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे देश में कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा ये चेंज नहीं कर सकते हैं, ये साफ साफ यहां पर लिखा गया है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे देश में राज्यों के पास भी पावर होगा, स्टेट के अंदर में हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी होगी, और हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि स्टेट में, राज्य में कोई सरकार नहीं होगी, सिर्फ एक ही सरकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो राज्यों को भी चलाएगी, राज्यों के लिए भी डिसीजन ले रही है। ये नहीं होता है। ये जो नेचर है हमारे देश का, जो फेडरलिज्म है कि राज्य के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, इसे भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योर्ड बाय द वेरियस फंडामेंटल राइट्स एंड टू मैंडेट टू बिल्ड द वेलफेयर स्टेट कंटेन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हमारे देश के राज्यों को जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। और किसी इंडिविजुअल के राइट्स को, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के राइट्स का हनन भी नहीं कर सकते। हाँ, नए राइट्स को जोड़ सकते हैं, जैसे आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा हूं। बट आप ये नहीं कर सकते कि जो अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं बेसिक, आप उन्हें हटा लें अमेंडमेंट के द्वारा। ये नहीं किया जा सकता है। नए अधिकार दिए जा सकते हैं, बट पुराने किसी अधिकार को आप डायरेक्टली छीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी आप पूछेंगे कि सर कि फिर राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटाया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। बिकॉज जब आप राइट टू प्रॉपर्टी को क्लोजली पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर इंडिविजुअल राइट जैसी कोई बात ही नहीं थी, और यहां पर किसकी बात की जा रही है, इंडिविजुअल के राइट्स की, आपके और मेरे डायरेक्ट जो अधिकार है उनकी। इसके बाद देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट के थ्रू नहीं किया जा सकता है कि अब देश में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो गई है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही देश में रहेगी। ये साफ साफ यहां पर कह दिया गया है। इसके बाद एक और केस आया था, वो था LIC ऑफ इंडिया केस, 1995 के अंदर आया था। इस केस में भी डायरेक्टली ये कह दिया गया कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये कुछ केसेस थे, 3 मेजर केसेस हैं। पहला कौन सा केस है, बेरूबारी यूनियन। बेरूबारी केस में कह दिया गया था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। इसके बाद केशवानंद भारती केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को चेंज करा और कहा कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है। इसके बाद वापस से केस आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995, उसमें भी कह दिया कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है। आज के टाइम पर प्रियम्बल का स्टेटस क्या है, जी हाँ, स्टेटस वही है, प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है। इट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज का स्टेटस है प्रियम्बल का, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए इन सारे जजमेंट से 2 चीजें सामने आई थी। पहली चीज, द प्रियम्बल इज नेदर अ सोर्स ऑफ पावर। प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना तो लेजिस्लेचर के लिए, ना ही किसी ऐसी चीज के लिए कि सोर्स ऑफ पावर प्रियम्बल से मिल रहा है, ये चीज सही नहीं है। इसमें एक और चीज कही गई कि प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। ये भी याद रखिएगा, प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है। प्रियम्बल के अंदर किसी भी चीज को लेकर, किसी भी की पॉइंट को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये नॉन जस्टिसेबल है। 2 चीजें याद रखिए, क्या प्रियम्बल संविधान का अंग है, जी हाँ ये संविधान का अंग है। क्या प्रियम्बल जस्टिसेबल है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो क्या प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिसेबल है, तो नहीं, प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिसेबल नहीं है, ये कहा गया है डायरेक्टली। तो इन 2 पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन यहां पर हो जाए कि आज हमने पढ़ा क्या है। पहला पॉइंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है? किस केस में कहा था? ऑप्शंस देख लिए जाए। पहला है IR वलियो केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा नारायण केस। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। केशवानंद भारती केस 1973 की हम बात करेंगे। इस केस में डायरेक्टली कह दिया गया था कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है, ये इंटीग्रल पार्ट है संविधान का, और इसे चेंज भी किया जा सकता है, मतलब इसमें अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं। इसी केस के बाद हमने देखा कि 1976 के अंदर
अमेंडमेंट भी किया गया था। किस अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं मैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 की, जिसके थ्रू 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो ये पहला क्वेश्चन था। आगे देखा जाए, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटर्न इन द प्रियम्बल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, में से कौन सा वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा है भारतीय संविधान के? पहला सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, कम्युनिस्ट। देखिए सोवरिन वर्ड लिखा है, सोशलिस्ट भी लिखा है, सेकुलर भी लिखा है, बट कम्युनिस्ट ये वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो प्रियम्बल है हमारे संविधान की, वो किस कंट्री के प्रियम्बल से इंस्पायर है? बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो किस कंट्री के संविधान से लिया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो है लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे, विच इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रियम्बल का लीगल नेचर क्या है? पहला, इट इज इन्फोर्सेबल, इसे इन्फोर्स किया जा सकता है। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इट मे बी इन्फोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, नन ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है। इन्फोर्स करने का क्या मतलब होता है कि आप इसे लागू कर सकते हैं क्या? क्या जस्टिसेबल है? लागू उसे किया जा सकता है, जो चीज जस्टिसेबल हो कि इसे लागू करना जरूरी ही है। क्या प्रियम्बल जस्टिसेबल है? मैं आपको बता चुका हूं कि प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है, तो इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। याद रखिएगा ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म या फेडरलिज्म? सोशलिज्म तो है, हमने देखा है, डेमोक्रेटिक भी समझा, सेकुलरिज्म भी समझा, बट फेडरलिज्म ये प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? देखिए कौन सा वर्ड ऐड किया गया था, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है उन 3 शब्दों में से जो कि इस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? जस्टिस ऐड नहीं किया गया था, इक्वालिटी ऐड नहीं किया गया था, लिबर्टी भी ऐड नहीं किया गया था, सोशलिस्ट वर्ड यहां पर ऐड किया गया था, जो कि बेसिकली हमारे देश के इकोनॉमिकल नेचर को दर्शाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, सोशलिस्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रियम्बल इज नॉट करेक्ट, प्रियम्बल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. It has been amended only once. The preamble states that the constitution derives its authority from the people of India. It stipulates November 26, 1949 as the date of adoption of the constitution. देखिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। प्रियम्बल के अंदर जो डेट दी गई है भारत के संविधान को अडॉप्ट करने की, वो 26 नवंबर 1949 ही है। इसके बाद द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को जो अथॉरिटी मिल रही है वो कहां से मिल रही है? भारत के लोगों से ही मिल रही है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, जी हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, एक ही बार अमेंड किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसे अमेंड किया गया है। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यहां तक तो चीजें ठीक है कि हमारे जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, बट क्या उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट किया था? बिल्कुल भी नहीं। उसे किसने ड्राफ्ट किया है, किस व्यक्ति ने ड्राफ्ट किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज प्रियम्बल के अंदर जो प्रियम्बल जैसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडर्न फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट नहीं किया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, भारतीय संविधान को लेकर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो वर्ड थे सोशलिस्ट और सेक्युलर ये ओरिजिनल पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब प्रियम्बल में क्या है बाद में ऐड किए गए हैं। द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल जो है क्या संविधान के ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। द प्रियम्बल इज इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्या प्रियम्बल को कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है?
अब रिपब्लिक रिफर्स टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है। विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया ये वर्ड्स तो संविधान में नहीं थे। द प्रीम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जी हाँ ये बात भी सही है। ये सही क्यों नहीं थे, बिकॉज ये दोनों तो बाद में आए थे। द प्रीम्बल इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल ही गलत है, समझ गए ना, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। रिपब्लिक रिफर्स टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑप्शन नंबर सी टोटली ही गलत चीज कह रहा है। प्रेम्बल को कानून के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बिकॉज ये जस्टिसेबल नहीं है। आगे, द टर्म जस्टिस इन द प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्ब्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, जस्टिस में कौन से जस्टिस की बात नहीं की गई है बताइएगा। सोशल जस्टिस, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस या इकोनॉमिकल जस्टिस, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि कौन से जस्टिस की बात नहीं की गई है और जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री के संविधान से लिया है, ये पॉइंट भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which among the following is not revealed by the preamble of the Indian Constitution, भारतीय संविधान के द्वारा क्या चीज रिवील नहीं की गई है, मतलब कौन सी बात नहीं बताई गई है। पहला, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को किस डेट को अडॉप्ट करा। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कब लागू हुआ देश में। या सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर भी आप बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से लेक्चर देखा है तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following terms in our preamble means behaving as if we are members of the same family? ऐसा कौन सा शब्द प्रेम्बल में ये बताता है कि हमें इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के लोग हैं। जस्टिस, डेमोक्रेसी, फैटर्निटी या इक्वालिटी, ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो है फैटर्निटी, मतलब भाईचारा, बंधुत्व की बात की जा रही है। तो ये इस तरह के आसान से क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आगे, When was the preamble to the Indian Constitution has last amended? आखिरी बार प्रेम्बल को कब अमेंड किया गया था। देखिए यहां से दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहली बात, प्रेम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, ओनली प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। तब वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। इसके बाद प्रेम्बल को कभी भी अमेंड नहीं किया गया। प्रेम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, याद होना चाहिए वो तीनों शब्द। तो जो ईयर यहाँ पर आ गया है वो यहाँ पर होगा 1976, याद रखिएगा क्यों, बिकॉज इसी साल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। इस अमेंडमेंट को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Liberty का जो definition है वो आप किसे एक्सेप्ट करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटी। हमने पॉलिटी के अंदर जो लिबर्टी पढ़ी है प्रेम्बल में, किस तरह की लिबर्टी की बात की जा रही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूल्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। काफी आसान आंसर है, इसका आंसर आप दीजिएगा। ध्यान से अगर लिबर्टी पढ़ा है तो आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। आगे, द टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विच रेवोल्यूशन। जो टर्म है लिबर्टी का, बेसिकली लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी, ये बेसिकली ये तीनों टर्म्स हमने कहां से लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। ये तीनों टर्म्स हमने इंस्पायर हुए हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा है हिस्ट्री में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी, इन 3 शब्दों का यूज किया गया था। और ये तीनों ही शब्द जो इंस्पायर है वो कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान की प्रीएम्बल है, अ पार्ट, वो क्या है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। वो भारतीय संविधान का अंग तो है बट उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पार्ट नहीं है और कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है, इसलिए इसका पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, की वो भारतीय संविधान का पार्ट है और उसका लीगल इफेक्ट उतना ही है जितना कि अदर पार्ट्स का होता है। और ऑप्शन नंबर डी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी है, इसका आंसर आप मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी और ए, मैं आपको अभी बता देता हूं।
ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आप आसानी से दे देंगे, किसी ट्रैप में मत फंसिएगा। बिकॉज जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरह के आपको एक डिलेमा होता है कि दो ऑप्शंस तो डायरेक्टली लॉन्ग होते हैं, दो ऑप्शंस जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका। आगे, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो माइंड मेकर्स है, जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, उनकी फिलॉसफी वो क्या चाहते थे, वो किस चीज से झलकती थी? ऑब्वियसली प्रियम्बल से झलक रही है। प्रियम्बल के अंदर ही वो सारी बेसिक चीजें बताई गई है जो कि हमारे संविधान के मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स संविधान में लेकर आना चाहते थे। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रियम्बल। आगे बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वन ऑफ द इंडिया प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कहां पर प्रोवाइड किया गया है हमारे संविधान में? बताइएगा इसका आंसर क्या है। हालांकि आप बहुत डिटेल में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि कहां पर है। थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताने का ट्राई कीजिएगा। आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। 17 क्वेश्चन यहां पर थे, टोटल हमने 17 क्वेश्चन यहां पर कर लिए हैं और प्रियम्बल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप प्रियम्बल को पूरा रिवाइज कर लें, ये बहुत जरूरी होता है ताकि आपको एक रिवीजन क्विक हो जाए। मैं हमेशा क्विक रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूं, बिकॉज क्विक रिवीजन ज़रूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए क्या है, शुरुआत से हम एक बार देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर किन चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हमने प्रियम्बल के बारे में जाना कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ये बताता है कि संविधान किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, किन वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, किन के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, ये प्रियम्बल हमें बताता है। इसके बाद प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, याद रखिएगा। और प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमने ली है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे हमने बात करी थी कि प्रियम्बल से पहले भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था। किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आज का जो प्रियम्बल है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडर्न फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या था वो सारी चीजें हमने समझी। बाद में हमने देखा कि प्रियम्बल को उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहां से मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है वो हमने देखा, और डेट ऑफ अडॉप्शन याद रखिएगा 26 नवंबर थी। और ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान के वो भी हमने देखा इसके अंदर। आगे किसने क्या कहा प्रियम्बल के बारे में, जैसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहा था N.A. पालखीवाला ने। इसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखे कि प्रियम्बल के बारे में किस व्यक्ति ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। आगे बात की जाए प्रियम्बल के अंदर, फिर हमने कीवर्ड्स देखे कि किस कीवर्ड का क्या मतलब है। पहला कीवर्ड था वो था पीपल हैव अ पावर, कि लोग जो है वही सुप्रीम अथॉरिटी है। इसके बाद हमने देखा सोवरेन, सोवरेन का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, कि देश के अंदर डिसीजन लेने की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो देश के पास ही है, कोई दूसरी कंट्री हमारे इंटरनल अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये चीज़ हमने देखी। इसके बाद हमने सोशलिस्ट को समझा। बेसिकली ये बात कर रहा था हमारे इकोनॉमिकल नेचर की, कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, और इस वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946 के थ्रू ऐड किया गया था। इसके बाद हमने कुछ और चीज़ें देखी थी, जैसे कि हमारे देश का सेक्युलर नेचर, सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म का एक सीधा सा मतलब है कि देश में किसी भी धर्म को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सारे धर्म समान होंगे। ये भी बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। के बाद हमने वर्ड देखा डेमोक्रेटिक, कि हमारा देश डेमोक्रेसी है, देश में सरकार बनाने का जो अधिकार है वो लोगों के पास से, लोग वोट देते हैं। देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमने जिन लोगों को चुना है वो हमारे देश की पॉलिसी बनाते हैं, देश को एडमिनिस्ट्रेट भी करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हमने देखा रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं। हालांकि हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं हमारे देश में, इनडायरेक्टली करते हैं। बट हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क सिस्टम के थ्रू नहीं आ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट ही होते हैं। ये चीज बताता है हमारा रिपब्लिक नेचर। इसके बाद जस्टिस हमने देखा। जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। सोशल जस्टिस है देश में, इकोनॉमिकल जस्टिस है, और पॉलिटिकल जस्टिस भी है। लिबर्टी हमने ली, लिबर्टी मतलब आजादी है, बट यहां पर याद रखिएगा लिबर्टी जिसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, फ्रीडम विद सर्टेन लिमिटेशंस, इसे ही हम लिबर्टी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसके बाद हमने इक्वालिटी को देखा, समानता की बात करी। इक्वालिटी के बाद हमने ब्रदरहुड की बात करी। फैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटीग्रिटी भी है, वो भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946 के थ्रू ही
संविधान में जोड़ा है, प्रियम्बल में बेसिकली जोड़ा है। उसके बाद हमने कुछ केसेस देखे। पहला था बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी केस में कह दिया गया था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। इसके बाद बड़ा केस आया केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, अभिन्न अंग है। इस केस के अंदर ही हमने क्या देखा, इस पूरे केस में हमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी जानने को दिया गया। देखिए संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया कि इससे किन किन चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 आता है, जिसमें भी ये कह दिया गया कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है। और आज प्रियम्बल का स्टेटस ये है कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग है, आज भी है। आगे हम बात करते हैं। आगे प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को करा और इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमने पूरे प्रियम्बल को समझा था। तो एक क्विक रिवीजन हमने करा है प्रियम्बल का। देखिए क्वेश्चंस कुछ आपको खुद करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, कुछ के जवाब मैंने आपको बता दिए। आप लेक्चर को फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिए और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और काफी आसान शब्दों में उस पूरे टॉपिक को समझेंगे भी, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलता हूं। आप सभी मेहनत करते रहिए, आप एक ना एक दिन अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे, और जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। चलिए मैं आपसे बाद में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।